नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग नए 25 सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। पिछले कई दिनों से लगभग ये शायद इस सीरीज़ का 14वां पार्ट है और हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डेली लगा लगा करके लगभग 280 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यानी ये इस बात को दिखाता है कि अगर हम प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का एक टारगेट बना लें, अभी तो हम ये केवल 20 प्रश्नों का करते हैं, अगर यही आप 100 प्रश्न का डेली टारगेट करें तो मुझे लगता है चाहे जितने PYQs हों, चाहे जितने MCQs हों, चाहे जितने सेट के पेपर हों, नेट के पेपर हों, वो सारे इतनी तेज़ी से ख़त्म होंगे और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन लगाने का तरीका आपका यही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न लगाने से ज़्यादा या प्रश्न को सही करने से ज़्यादा उस प्रश्न के प्रति सही अवधारणात्मक समझ विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वेश्चन, है ना। उस प्रश्न के प्रति आप समझ कैसे विकसित करते हैं, तो इसीलिए हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। क्योंकि क्रम में देखा जाए तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो BPSC की परीक्षा हो, चाहे वो UP PGT की परीक्षा हो, चाहे वो UP हायर की परीक्षा हो। और प्रश्नों की यदि बात करें तो चाहे बिहार, UP, GIC, लगभग रूप से सभी का जो प्रश्नों का स्तर है वो सामान्य रूप से एक जैसा ही रहता है, उनमें बहुत अंतर नहीं आता। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस प्रश्न को समझें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सवाल हमारे सामने आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आज का जो पहला है और पेपर का 25वां सवाल, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। यानी यहाँ पर पूछा गया है हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म। अब जाहिर सी बात है, जब बात डार्विनवाद की आएगी तो डार्विनवाद तो डार्विन साहब ने दिया था, चार्ल्स डार्विन साहब ने, जिसमें कि उन्होंने बताया था कैसे मनुष्यों का उद्विकास हुआ है और कैसे वो अपने शरीर में आए हैं। लेकिन डार्विन की ही थियरी को समाज के उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ने वाले विचारक का नाम क्या था, या कौन वो विचारक था जिसने डार्विनिज्म की थियरी सोसाइटी पर अप्लाई कर दी। तो आप जानते हैं उसे स्पेंसर कहते थे, या वो व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने सोशल एवोल्यूशन के माध्यम से बताया कि कैसे समाज का उद्विकास हुआ है, कैसे समाज सरलता से जटिलता की तरफ जा रहा है, कैसे समाज मस्तक विहीन समाज से एक समाज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर वो व्यक्ति थे जो कि सोशल डार्विनिज्म की बात करते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अ, अवधारणा है या कौन सी विचारधारा है जो इस पर विश्वास करती है। तो आपको पता है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो उद्विकासवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसका प्रश्न, इसका जवाब बी हो जाएगा। एक टर्म आपके लिए और भी है कि डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता था। ये भी एक प्रश्न PGT वगैरह में पूछ लिया जाता है कि डार्विन्स बुलडॉग किसे कहते थे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, डार्विन्स बुलडॉग जो है वो स्पेंसर को ही कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने स्पेंसर की ही थियरी को उठा करके एज इट इज सोसाइटी पर अप्लाई कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी व्हेन इट कम्स टू सोशल सिस्टम। जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो सोशल सिस्टम के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है। आप जानते हैं कि जो ये सिद्धांत है इसमें प्रकट प्रकार्य तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो मर्टन का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि श्रम विभाजन तो नहीं होगा, क्योंकि ये डर्खाइम का कॉन्सेप्ट है। प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी हो सकता है, लेकिन हमारे पास उससे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम समावस्थान या फिर होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस ये हिंदी में होने की वजह से शायद आप ना समझ पाए हों, लेकिन इसे हम समावस्थान या फिर समस्थिति कहते हैं। तो होम्योस्टैसिस जो शब्द है ये ये पार्सन्स ने इस्तेमाल किया था समाज की एक ऐसी स्थिति के लिए जिसमें कि वे परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्योंकि
पार्सन्स का मानना था कि समाज जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। फंक्शनल यूनिटी भी सही है, लेकिन समस्थिति पर उनकी थियरी ज़्यादा विश्वास करती है। इसीलिए पार्सन्स को प्रकार्यवादी कहते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में किसी तरीके का परिवर्तन हो, क्योंकि उनका मानना है कि समाज के लिए सारे छोटे से छोटे तत्व महत्वपूर्ण हैं और ज़रूरी हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है समावस्थान या फिर होम्योस्टैसिस हो जाएगा। टालकट पार्सन्स की बुक्स जो हैं, या टालकट पार्सन्स की बुक्स को आपको कमेंट सेक्शन में या अभी चैट में अभी आंसर आप करिए। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इन प्रश्नों का जवाब आप साथ में देते चलिए, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं जब ये लाइव नहीं है तो आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं भाई। एक किताब तो देखिए टालकट पार्सन्स की आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ही दिख गई। अगले ही सवाल में लिखा हुआ है, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इस वाग्मिता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ करी। यानी हु रीड्स स्पेंसर्स नाउ, हु रीड्स स्पेंसर। आजकल देखा जाए तो स्पेंसर को कौन पढ़ता है, ये टैगलाइन या फिर ये कहें इस लाइन के साथ किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की शुरुआत करी थी। तो अगर आप ये लाइन ना भी आपको पता हो, अगर आपने कभी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ना भी पढ़ी हो, तभी भी आपको ये तो पता होगा ना कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किताब किसकी है। तो जिसकी किताब लिखी होगी उसी ने ये भी लिखा होगा कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है, या हु रीड्स स्पेंसर नाउ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टालकट पार्सन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, या आज का तीसरा सवाल जो है, इसका सही जवाब पार्सन्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पार्सन्स के टाइम पर अब स्पेंसर पुराना हो चुका था, पार्सन्स आ गए थे प्रकार्यवाद की बात को लेकर के। अगला प्रश्न है दृश्य घटना विज्ञान। अब देखिए यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दृश्य घटना विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि फिनोमेनोलॉजी है। फिनोमेनोलॉजी, जो दृश्य घटना विज्ञान या फिर जो फिनोमेनोलॉजी जिसको घटना क्रिया विज्ञान कहते हैं, वो किसका आमूलचूल विकल्प है। यानी फिनोमेनोलॉजी की जो बात है ये किसका रेडिकल अल्टरनेटिव है। रेडिकल अल्टरनेटिव का मतलब अगर हम इसमें से कोई एक ऐसा विकल्प है, अगर उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा और डीप और डीप और डीप और एनालिसिस करें तो वो फिनोमेनोलॉजी तक पहुंचाता है। यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसका अपडेटेड वर्जन फिनोमेनोलॉजी है, या इस प्रश्न को आप ऐसे देख सकते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी थियरी है जो कि फिनोमेनोलॉजी के रूट्स में आती है। तो आपको पता है कि जैसे कि दृश्य घटना विज्ञान बताता है कि हमने कुछ देख करके कैसे उसके मीनिंग्स निकाले, हमने कुछ देख करके उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करी। ठीक उसी तरीके से जो हमारा पॉजिटिविज्म है, जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, वो भी हमें बताता है कि किस तरीके से हम देख करके चीज़ों के प्रति अपनी समझ विकसित करते हैं। यानी अगर हम पॉजिटिविज्म को और पढ़ते जाएं और डिटेलिंग करते जाएं और डिटेलिंग करते जाएं, तो जो नई फील्ड, जो नई स्ट्रीम निकल करके आएगी जिसको कि फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब फेनोमेनोलॉजी हो जाएगा, या फेनोमेनोलॉजी का जो रेडिकल अल्टरनेट है दैट इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म आपको पता ही होगा, चैनल पर डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कि 3 बातें बताते हैं कॉम्ट सर। कौन कौन सी बातें बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी घटना का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करना है, क्लासिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण। यानी ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है और क्लासिफिकेशन करना है। और बाय दीज प्रोसेस, इस प्रक्रिया के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उस ज्ञान को ही हम प्रत्यक्षवाद कहेंगे। उस ज्ञान से ही हम जो है समाजशास्त्र जैसे विषय को वैज्ञानिक बना पाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्महत्या के बारे में डर्कहाइम का अध्ययन हमें क्या समझने में मदद करता है। अगर आप डर्कहाइम की, अगर आपने आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ा है, अगर आपने डर्कहाइम की ले सुसाइड की थियरी पढ़ी है, तो आप बताइए कि आत्महत्या का जो अध्ययन है या डर्कहाइम की जो थियरी है वो हमें क्या बताने में मदद करती है। क्योंकि आप जानते हैं कि डर्कहाइम ने आत्महत्या के लिए 11 देशों का डेटा लिया था और इसको उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड से, यानी सांख्यिकीय पद्धति से इस्तेमाल किया था। यहाँ से देखिए आपका एक सवाल और बन गया कि सांख्यिकी का प्रयोग किसने किया।
पहली बार समाजशास्त्र के अध्ययनों में। तो 11 देशों का डेटा लिया, तो फिर उसके बाद उन्हें सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ी, जिसकी उन्होंने मदद लेकर के ये स्टडी करी। और उसमें बताया क्या क्या सुसाइड की बात करी? जी नहीं। डर्कहाइम ने बताया रेट्स ऑफ सुसाइड की बात करी, है ना। रेट्स ऑफ सुसाइड कैसे फ्लक्चुएट होता है, इस पर बात करते हैं डर्कहाइम, कि कैसे रेट्स ऑफ सुसाइड बदलेगा। ठीक है। और क्या बताते हैं? समाज में एकीकरण की कोटि यानी इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, वो उस आधार पर बताते हैं ये। ठीक है, कि व्यक्ति जो है समाज में एकीकरण कितना कर रहा है। हालांकि इस प्रश्न में इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं है और इसके कूट जो हैं वो भी गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके कूट के अगर हिसाब से आंसर देखें, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसमें हमें क्या समझने में मदद करता है कि व्यक्ति समाज में कितना ज़्यादा इंटीग्रेट है, यानी व्यक्ति पर समाज की कितनी पकड़ है। और दूसरा जो सबसे ठीक ठाक देखने का ऑप्शन लग रहा है वो है समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि, क्योंकि सामाजिक एकीकरण से क्या मतलब है? इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन कैसा है ये बात हम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना इंटीग्रेशन अगर हाई होगा तो किस तरीके की सुसाइड होगी, लो होगा तो किस तरीके की सुसाइड होगी, और समाज व्यक्ति को किस तरीके से देखता है और समाज में रेगुलेशन किस तरीके का है। तो दूसरा, एक तो हो गया इंटीग्रेशन और दूसरा हो गया रेगुलेशन, जिसको कि भी वो बताते हैं कि अगर रेगुलेशन हाई हो जाएगा तो क्या और लो हो जाएगा तो क्या। और इसी आधार पर वो 4 तरीके की आत्महत्याएं बताते हैं: अल्ट्रोइस्टिक, ईगोइस्टिक, फैटलिस्टिक और एनोमी। ये जो 4 तरीके की आत्महत्याओं का चक्र है, ये नाम जो बताए हैं ये आपको याद रखने होंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का ए और डी यानी ये वाला सवाल जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। आइए, लिखा हुआ है मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय हैं, यानी इनमें से विच ऑफ दीज थियरीज इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द मर्टन थियरी फंक्शनल एनालिसिस। यानी जो मर्टन की फंक्शनल एनालिसिस या प्रकार्यात्मक विश्लेषण का जो सिद्धांत है, उसमें से कौन कौन सी बातें मर्टन ने सेंटर में रखी हुई हैं, कौन कौन सी बातें मर्टन सेंटर में रख करके बताते हैं। चलिए बताइए फटाफट। अब आपको पता है प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे फंक्शनल प्री रिक्विसाइट, जिसके लिए हम AGIL मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये तो मर्टन ने नहीं दिया है, तो बी वाला तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ये ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं होगा। क्या बचा? 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास अभी भी। आइए देखते हैं। अगला है व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ। नहीं, ये भी नहीं। बचा क्या? प्रकार तथा विप्रकार, यानी फंक्शंस की बात मर्टन करते हैं और साथ ही साथ डिसफंक्शन की बात मर्टन करते हैं। दूसरा, तो पहली बात तो ये हो गई कि फंक्शन और डिसफंक्शन, और दूसरा फंक्शन के ही 2 प्रकार बताते हैं, जिसको कि वो कहते हैं लेटेंट फंक्शन, और दूसरा बताते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन यानी जो लेट से आते हैं, लेट से आने का मतलब जो छुपे हुए होते हैं, और मैनिफेस्ट यानी जो मेन होते हैं, जो मुख्य प्रकार होते हैं। तो ये 2 तरीके के प्रकार बताए इन्होंने, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन, ये हो गया। और दूसरी बात फंक्शन और डिसफंक्शन की बात करते हैं। चलिए, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए और डी, प्रकार तथा विप्रकार की बात करते हैं तथा प्रादुर्भूत और अंतर्निहित प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुला किससे संबंधित था? देखिए, धीरे धीरे प्रश्न रिपीट होने लगे। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले इस क्वेश्चन को लगाया था कि कुला चेंज या कुला एक्सचेंज थियरी किससे रिलेटेड है। कुला एक्सचेंज थियरी, तो आपको पता होना चाहिए किस थिंकर ने कुला एक्सचेंज थियरी की बात करी है। एक्सचेंज थियरी भी एक इम्पॉर्टेंट है और इसका भी चैनल पर एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख कर इसे समझ सकते हैं। चलिए, कुल एक्सचेंज किससे संबंधित है फटाफट बताइए। तो पहले नंबर पर तो आ जाएगा कि ट्रॉबियन आइलैंडर्स, जो जो मेलनोस्की ने बताई वो तो है ही, और दूसरा अंडमान द्वीप समूह पर, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, मेलनोस्की हो जाएगा, है ना। मेलनोस्की हो जाएगा, मेलनोस्की मैं बोल भी रहा हूँ, लगा रहा हूँ उस पर। तो यानी मेलनोस्की और
जो है ट्रॉबियन द्वीप समूह पर उन्होंने स्टडी करी थी, ट्रॉबियन आइलैंड पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी, ट्रॉबियन आइलैंड और मालिनोव्स्की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि डर्कहाइम जीववाद को समझता है, यानी जीववाद का मतलब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, जीववाद का मतलब यहाँ पर टोटेमिज्म है। अब लिखने को तो ये टोटमवाद भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, जिससे कि आप सब परेशान हो और कंफ्यूज हो सकें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टोटेमिज्म को क्या समझता है। तो सबसे पहले टोटेमिज्म समझने से पहले टोटेमिज्म की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्या है टोटेमिज्म की परिभाषा? किसी भी पेड़, किसी भी पौधे, किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी झरना, किसी भी पत्थर, किसी भी प्राकृतिक चीज अप्राकृतिक चीज में अलौकिक शक्तियों का वास मानना, और प्रायः ऐसा देखना कि ये अगर हमसे खुश है तो कुछ अच्छा कर सकती है, और अगर ये हमसे नाखुश हो जाएगी तो ये हमारा अहित कर सकती है। इसको हम टोटमिज्म कहते हैं। और प्रायः एक कुल के लोगों का, एक क्लैन के लोगों का एक टोटम होगा, और वो टोटम क्या करेगा? लोगों को जोड़ करके रखेगा। तो इसीलिए आइए अब इतनी जो ज्ञान हमने आपको दिया, इसी से आइए इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि आत्मा पूजा, यानी वो मानते हैं कि उसमें किसी तरीके की आत्मा निवास करती है, किसी तरीके की अलौकिक शक्ति निवास करती है। और दूसरा ये भी एक बात आपको समझनी होगी कि वो ये मानते हैं कि विश्व में जो घटनाएं घटती हैं, हालांकि इस प्रश्न का भी जो सही कूट है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, कुछ ज़रूरी नहीं कि इस हर प्रश्न का उत्तर ही दिया जाए, क्योंकि ये कुछ पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं इनमें कुछ गलतियां भी होती हैं, तो आपको इनके साथ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो टोटमिज्म क्या करता है? पशुओं की पूजा में भी विश्वास करता है, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में भी विश्वास करता है, और यह भी विश्वास करता है कि घटनाएं जो हैं, हालांकि प्रेतात्मा से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 और 4 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आत्मा वो ये मानता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन इस हिसाब से जो है इसमें कोई कूट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप टोटमिज्म समझ जाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने अभी आपको बताया, किसी पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, झरने, जानवर, जीव जंतु, किसी में अलौकिक शक्तियों का वास मानना, और ऐसा मानना कि ये हमारा हित अनहित कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि पूछा जा रहा है कि मार्क्स की जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थियरी है, मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया है, उस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के सिद्धांत में इन्होंने किस स्तर पर, यानी किस क्रम से इस चीज़ों को लगाया है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगा भैया, ये बात आपको पता है। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगा, फिर सामंतवाद आएगा, फिर पूंजीवाद आएगा, और फिर कहीं जाकर के समाजवाद आएगा। यानी ये क्रम तो पहले से ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 1 2 3 4 यानी डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे हैव और हैव नॉट के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे युगों की शुरुआत होती रही। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। लिखा हुआ है, पूंजीवाद के उद्भव हेतु लाभ तथा कार्य से संबंधित विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, पूंजीवाद तभी आएगा ना जब मोटिवेशन होगा, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, या कुछ ऐसा वहाँ का सामाजिक ताना बाना होगा जिसके कि लोग प्रेरित होकर के पूंजीवाद की तरफ आएंगे। दूसरा रीज़न क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पूंजीवाद पश्चिम में विकसित हुआ, क्योंकि ऐसी प्रेरणा कैल्विनिज्म द्वारा प्रदान की गई थी। वेबर तो यही बता रहे हैं। वेबर की जो बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें वेबर ने यही तो बताया कि पश्चिम में ही आखिर पूंजीवाद क्यों हुआ, भारत में काहे नहीं हो गया, चीन में काहे नहीं हो गया, या अन्य किसी देश में क्यों नहीं हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवाद के उद्भव के लिए जो जमीन चाहिए थी, जो प्रेरणा चाहिए थी, वो प्रेरणा कहाँ दी जा रही थी? काल्विनवाद में दी जा रही थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही बातें ठीक हैं, और आर वाली जो बात है वो ए वाली बात को जस्टिफाई भी करती है, ए वाली बात को सही एक्सप्लेन भी करती है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रकारतावाद यानी प्रकारवाद मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात आपने बोल दी। जो कि अंतः संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है, यानी उन चीज़ों को सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है और मिलकर के एक बड़ा सा संरचना बनाते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है बजाय पृथक इकाइयों के। ठीक है भाई, चलिए एक बार को इनकी बात भी मान ली जाए, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में लेना देना क्या है? बात तो ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में हमें कोई कनेक्शन बनता नहीं दिख रहा है। भाई समुच्चय क्यों है ये बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने नई बात बता दी। तो दोनों बातें ठीक हैं, बातें ए भी ठीक है और बातें आर भी ठीक है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं होती। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, आगे कुछ लोगों को कुछ उनके काम दिए हैं जो मिलाने हैं। अभी आपने पीछे देखा कि मेलिनोस्की भाई साहब जो हैं, इन्होंने कुला एक्सचेंज की बात करी है। पैरेटो ने जो है सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात करी है। पैरेटो की भी एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे देखें और समझें पैरेटो की थियरी क्या है। वेबर का आपको पता ही है कि वेबर ने आइडियल टाइप बताए हैं। किसके आइडियल टाइप बताए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आर के मर्टन ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी स्वतः संतुष्टिदायी भविष्यवाणी, देखिए कितना कठिन नाम लिख दिया, जबकि इसका नाम कितना सरल है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी जो बात हम बोलते हैं वही सच हो जाती है। इवन सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी भी मर्टन ने ही बताई है कि हम जो बोलते हैं वो गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए को 3 से मिलाना है, एक में ही मिला हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, फिर कुछ किताबें हैं मिलाने के लिए दे दिया गया है, आइए मिलाइए। लिखा हुआ है रैडक्लिफ, ब्राउन, स्पेंसर, डेरेनड्रॉफ और डर्कहाइम। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी तो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगी। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किताब है ये आप सब जानते हैं किसकी है, स्पेंसर की है। यानी बी को 4 से मिलाना है, ये वाला जो इसका सही आंसर है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। बाकी देख लेते हैं, आइए। डेरेनड्रॉफ की तो उनके सामने ही लिखी हुई है किताब, राल्फ डेरेनड्रॉफ की, तो यानी सी को 3 से मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया भाई। ब्राउन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ए को 2 से मिला दीजिए। ठीक है भाई। और डर्कहाइम को रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा डी के साथ, यानी D1। D1 कौन है? एक है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये हो जाएगा A2। A2 ये है। ठीक है, C3 और B4। ठीक है, ये इसका सही जवाब ए वाला हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन रिसर्च से आ गया है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। अब देखिए, कई लोग कह रहे थे सर ना कि रिसर्च के क्वेश्चंस लगवाइए, रिसर्च के क्वेश्चन लगवाइए, तो ये इसी तरीके के रिसर्च के क्वेश्चन अब इसमें आगे सारे आने वाले हैं। लिखा हुआ है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इसमें इन्होंने कौन से मेथड के बारे में बात करी है, यानी जो स्ट्रीट कॉर्नर बुक है, जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की किताब है जिसकी, उसमें इन्होंने किस विधि से अध्ययन करने पर बल दिया, यानी किस विधि से अध्ययन किया था। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर विलियम एफ वाइट है। बहुत सारे लोगों ने बताया है विलियम एफ वाइट है ना। और किस विधि से किया है वो भी फटाफट आप बताइए। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में, यानी अगर कुछ हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं और कोई चीज़, कोई नंबर, कोई उसमें टर्म है जो कि बार 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 आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो आप जानते हैं कि अगर किसी डेटा में, अगर किसी सेट में कोई चीज़, कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बहुलक कहते हैं, यानी मोड कहते हैं। तो जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसे बहुलक कहा जाता है, मोड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। दूसरा, मीडियन क्या होता है? जब कोई जो मिडिल पॉइंट होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है, जो बीच का मान होता है, उसे मध्यिका कहते हैं। माध्य,
सबको जोड़ करके कुल नंबर से भाग दे देना माध्य निकालता है, और औसत भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स समझनी है तो स्टैटिस्टिक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो AK शर्मा सर की पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके स्टैट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, बड़ा ही बहुत ही प्यारा सवाल है। परास अथवा विस्तार क्षेत्र यानी रेंज पूछा है। रेंज क्या नापता है? रेंज से हम क्या नापते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, रेंज से हम क्या नापते हैं? तो जब परास विस्तार क्षेत्र से क्या नापेंगे? प्रसार नापेंगे, कि प्रसार कितना है, कौन कितना, ग्राफ में बनाते हैं ना ऐसे करके, तो इससे क्या नापा जाता है? प्रसार नापा जाता है। विस्तार क्षेत्र से क्या नापेंगे? प्रसार नापेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है रैंक सह संबंध यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात हो रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला किसने बनाया था? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हेतु फॉर्मूला किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। रैंक सह संबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्पीयरमैन हो जाएगा। स्पीयरमैन, इसीलिए इसको हम कई बार स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए जो थियरी बताई थी, जो फॉर्मूला बताया था, वो किसने बताया था? वो बताया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त परिस्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? यानी अगर कोई हमें प्रैक्टिकल करना है और उसके बारे में हमें कुछ जो काम करना है वो बताया गया है, और अगर हमने एक पर्टिकुलर टर्म्स के माध्यम से, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज में उस थ्योरी को या उस विचार को लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? या उनके बीच का जो रिलेशन है उसे लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा हमारा परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। यानी जब हम ये बताते हैं कि हमें किसी चीज़ पर टेस्ट कर रहे हैं, और हम अगर उसकी जो प्रदत्त स्थिति है यानी उसका जो एक्चुअल रिलेशन है वो बताना चाहते हैं कि ये कैसे है, इन दोनों बीच में आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी हाइपोथेसिस क्या है कि भाई दो वेरिएबल्स हैं V1 और V2, ये आपस में किस तरीके से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, या इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये बताने का जो जो शब्द है इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। फिर रिसर्च का ही सवाल है। कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं या कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, और बताना है उसे किसके साथ जोड़ेंगे। अगर हम समग्र का प्रतिनिधि दूर से देखिए, हमें दिख रहा है पॉपुलेशन का, जो हमें सैंपल लेना है, जो पूरी पॉपुलेशन है उसका सैंपल लेना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रतिचयन कहते हैं, यानी नमूना कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो ये सी को हम 4 से मिला देंगे, बी वाला जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर हमें किसी का गहन अध्ययन करना है, इन डेप्थ स्टडी अगर हमें किसी चीज़ की करनी है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी डी को 3 से मिला दीजिए, डी को 3 से मिला दिया गया भैया। ठीक है, अब आ गया है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास यानी ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री हमें क्या बताता है भाई? कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपके समय पे दादाजी कैसे होता था, तो लोगों का ज्ञान। और सर्वेक्षण यानी परिमाणात्मक आंकड़े। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग को जोर डालना सीखिए, थोड़ा सा दिमाग पर जब आप बल देंगे ना तब मज़ा आएगी, क्योंकि प्रश्न लगाने के बाद अगर सर न दर्द करे तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषता किससे संबंधित है? विशेषता एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, विशेषता किससे संबंधित है? बताइए, विशेषता किससे संबंधित है? विशेषता का मतलब होता है गुणात्मक चर, यानी क्वालिटेटिव टेक्निक्स। जो क्वालिटेटिव डेटा है या जो क्वालिटेटिव बात कही जा रही है वो गुणात्मक होती है। ठीक है, और जब हम कहते हैं ना कि इसकी ये विशेषता है, तो मात्रात्मक में विशेषता थोड़ी बता सकते हैं कि नंबर की ये खासियत है, लोगों की खासियत हो सकती है।
क्वालिटेटिव थियरी के लिए हम कहते हैं हाँ ये अच्छा है, गुड है, बैड है। क्वांटिटेटिव में तो फिर नंबर्स में बात करिए सर, ये अच्छा बुरा क्या होता है। ठीक है, तो विशेषता जो है वो गुणात्मक चर के साथ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कुछ तरीके के रिसर्च दिए हुए हैं। आनुभविक शोध यानी एम्पेरिकल स्टडी, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, तथ्य यानी फैक्ट, और व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। इनमें से कुछ इनके जो सूची 2 में दिए हैं इनके साथ आपको मिलाना है। आइए देखते हैं भाई। तो आनुभविक शोध यानी जो एम्पेरिकल स्टडी है वो कैसे होगी। जो आनुभविक शोध होगा वो कैसे किया जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से हम देखेंगे कि भाई जो है इस आधार पर होगा कि वो क्षेत्र आधारित आंकड़े जो हमें मिलेंगे उस आधार पर हम बनाएंगे। अच्छा जी, वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि हम एक सेकेंड, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएं, किसी तरीके से हमारे पूर्वाग्रह ना रहे। सी को हम किससे मिलाएंगे, सी को हम मिलाएंगे कि तथ्य क्या होता है। भाई हमने कहा कि सूरज जो है सर पूरब से निकलता है, तो हमने कहा हम नहीं मानते, तो आपने कहा ठीक है कल सुबह चलिएगा हमारे साथ दिखा देंगे। तो ये अनुभविक प्रमाण है, यानी एम्पेरिकल, आप उसको एम्पेरिकल प्रूफ दे देते हैं कि देख लो, ना मानो तो खुद देख लो। और व्यक्तिनिष्ठता क्या होता है, वैयक्तिक दावा, कि कोई कह रहा है भैया ऐसा ही होता है आजकल तो सब ऐसे ही चलता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता थोड़ी है। वस्तुनिष्ठता तो वो होती है जो बिल्कुल साइंटिफिक हो, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता का माने ये है कि भाई हम ऐसे हवा हवाई बातें करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। रिसर्च डिज़ाइन, जो लोग रिसर्च डिज़ाइन में भी कुछ दिनों तक कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हम भूल जाते हैं कौन सी रिसर्च डिज़ाइन है, उनके लिए देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्या है भाई, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है शोध अभिकल्प का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। कैसे, किसमें हम क्या निकालते हैं। अगर हम डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात करें, जो ये वाला निदानात्मक लिखा हुआ है, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में होता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, हम इस मौजूदा समस्या से निपटें कैसे। ठीक है, तो डी को 3 से मिलाया जाएगा, सी वाला इसका जवाब हो जाएगा, इसमें एक में ही मिला हुआ है, लेकिन आइए फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, और अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है। अन्वेषणात्मक, हम पता करना चाहते हैं कि यार हमें पता नहीं है कि चीज़ क्या है। भाई हम तो जैसे आपके सामने हम कोई नया फल ले आए तो आप जानते थोड़ी होंगे क्या है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसे गूगल लेंस से स्कैन करेंगे, अरे ये क्या चीज़ है भैया, सर हमने कभी देखी नहीं, सर ये क्या, ये क्या, तुरंत तो आपके मन में जिज्ञासा आ जाएगी। तो अन्वेषणात्मक क्या होता है, यानी एक्सप्लोरेटरी। वॉट इज़ इट, एक्सप्लोरेटरी यानी ये है क्या चीज़, हमें नहीं पता सर। प्रयोगात्मक, हम जिसमें कि कुछ जो है पता लगाते हैं, हम जिसमें कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब इसके पीछे क्या भाई, क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो इसको हम लगा देते हैं एक के साथ। विवरणात्मक, या कैसे है, मतलब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग बताइए, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो ये क्या है पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब बनेगा वो सी वाला बन जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अगर हम रिसर्च मेथडोलॉजी को समझना चाहें तो उसका सही क्रम क्या होगा। थोड़ा सा डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है, और आप उसको जो है ध्यान से देखिए और बताइए भाई कि शोध पद्धति को समझने का सही अनुक्रम क्या है। आप किस क्रम से इस बात को समझिएगा कि क्या होगा। तो आपको ये तो पता है कि घटना की प्रकृति तो सबसे पहले आएगी, यानी उस घटना का नेचर क्या है ये बात सबसे पहले बताई जाएगी। फिर सामाजिक विज्ञान का स्वरूप आएगा, फिर आंकड़ा संकलन की विधियां आएंगी, है ना, फिर आंकड़ा विश्लेषण की विधियां आएंगी। पहले कलेक्ट होगा तभी तो एनालिसिस होगा। अब आइए देखते हैं गलती का और बाकियों में क्या है। आपने घटना की प्रकृति को जाना और तुरंत डेटा कलेक्ट करने निकल जाएंगे, बिना सामाजिक विज्ञान का स्वरूप जाने, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कौन सा है, आप बिना जाने आप डेटा कलेक्ट करने लगेंगे। नहीं, आप डेटा कलेक्ट तब करेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट क्या है और उसमें किस तरीके से करना है। चलिए
सबसे पहले आप आंकड़ा विश्लेषण एनालिसिस सबसे पहले करने लगेंगे, ये भी गलत हो गया। आंकड़ा संकलन डेटा कलेक्शन करने लगेंगे, नहीं। सबसे पहले होता है कि हम घटना को जाने, घटना की प्रकृति क्या है, तो इसीलिए दूर से ही आंसर चमक रहा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, जिससे कि मतलब और लोग इसको देखें अपने ग्रुप्स में, जहां अपने स्टेटस पर, जिससे कि बाकी जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। जो लोग भी देखते हैं भाई, सबके जानने में आप और भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर किया करिए, क्या बुरा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है? फिर वही लगभग सवाल है कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यानी स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के लिए एज वेल एज सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अब देखो इसमें दूर से आंसर चमक रहा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी गलती है। क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण, सबने विश्लेषण, यानी सबसे लास्ट में क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो बात पता चल गई। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या का निर्धारण। समस्या का निर्धारण समस्या 2 में आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। फिर समस्या का एक बार पता चल गया, फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे ना जी। आंकड़ा संग्रह के बाद हाइपोथेसिस बनाने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें टॉपिक मिलेगा, हम सबसे पहले टॉपिक बनाएंगे, समस्या बनाएंगे, फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आंकड़ों का संकलन करेंगे, यानी डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो द राइट आंसर विल बी सी। तो 48 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए कितनी अच्छी रिसर्च इतनी देर में आपकी तैयार हो गई, यानी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। चलिए, आप फील्ड पे गए थे और आप फील्ड पे जाकर के डेटा ले आए हैं खूब सारा, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद का सही क्रम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा कलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले, अब देखो रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ, ये तो नहीं होगा, ये तो आप काट ही दीजिए, तो सी वाला कट ही गया, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी करने लगेंगे पहले। और कोडिंग, कोडिंग तो बाद की बात है, पहले कहाँ से कोडिंग करने लगेंगे, ये भी कट गया। फिर क्या बचा, सारणीकरण, जब प्रतिवेदन लिख देंगे तब सारणीकरण करेंगे क्या। ए वाले में देखो प्रतिवेदन पहले आ गया, सारणीकरण बाद में आ गया, तो ये भी कट गया। तो यानी क्या क्रम है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भरे गए प्रपत्रों का संपादन करेंगे, यानी एडिटिंग करेंगे, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें गलती हो गई, वहाँ से फील्ड पे भर के लाए, अच्छा ये सही करना वो सही करना, अपने हिसाब से उसकी एडिटिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, अच्छा ये इसको यहाँ लगाइए, इसको यहाँ लगाइए, इसको यहाँ लगाइए, उसको सही तरीके से कोडिंग करेंगे, और फिर लास्ट में टैबुलेशन करेंगे। ठीक, लास्ट में जाकर के, टैबुलेशन का क्या मतलब होता है, टेबल बनाना, आपने टेबल बना दी। ठीक, लास्ट में टैबुलेशन करेंगे, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी है, तो इसमें दिया नहीं है, तब नंबर आएगा रिपोर्ट राइटिंग का, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग वाज द फाइनल स्टेज ऑफ द रिसर्च। ठीक है, आप लास्ट में रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग एकदम फाइनल स्टेज है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आज का अंतिम लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सहसंबंध का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध स्थापित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके के पेपर में पूछा जाता है कि जो सहसंबंध का गुणांक है वो किसके बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक है, यानी किन किन वेरिएबल्स के बीच में, या किस संबंध की, किसके बीच की सीमा इंगित करता है। क्या दोनों क्वालिटेटिव होने चाहिए, क्या दोनों क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, एक क्वालिटेटिव हो दूसरा क्वांटिटेटिव हो, कैसे करेंगे भाई, कैसे कोरिलेशन निकालेंगे। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि कोरिलेशन दो चीज़ों के बीच में निकाला जाएगा, ठीक, और एक जैसी होंगी, लेकिन कैसी होंगी बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दो परिमाणात्मक चर, यानी दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो होंगे उनके बीच में सहसंबंध, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए हम दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल
20-25 जो भी हो गए हों। इसके अलावा आप ये ध्यान दीजिए कि रिसर्च के सवालों में अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार रिसर्च को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, है ना, कि किस तरीके से टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन क्या है ना। दूसरी बात, आप क्या अब समय जैसा कि बहुत कम बच रहा है आपके पास, तो आप सारे थिंकर्स को एक बार रिवीजन करना शुरू करिए, थिंकर्स की बुक्स का रिवीजन करना शुरू करिए, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना शुरू करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में बाकी नंबर है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, ईमेल है, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें बताइए कि इसमें क्या और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और किस तरीके से आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो जो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि हम क्या इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब मान लीजिए किसी को सोशल मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, किसी को ग्राउंडेड थियरी में दिक्कत, फॉर एग्जांपल ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। एक शॉर्ट वीडियो हम उस पर बना करके आसानी से आपको समझा सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग कल जब मिलेंगे या नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर इसके आगे के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपनी तरफ से जितना रिवीजन हो सके वो करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और फिर अगला चांस आपको 6-8 महीने बाद ही मिलेगा। तो इसलिए यही आपका डू एंड डाई वाली स्थिति है। लग जाइए, मेहनत करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।